लास्ट क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है उसे समझा था। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया था। 7 कैरेक्टर्स आपको याद है? कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर एंड स्टेम हाइट। और इनके जीन्स कहाँ कहाँ होते हैं? 7, 14, 14, 54। ये हमें याद है। ब्लिक्स्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था बाद में कि इन कैरेक्टर्स के जीन इन इन क्रोमोसोम्स पे होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके जीन सेम क्रोमोसोम पर है। कुछ कैरेक्टर्स जैसे टोटल 4 टाइप के क्रोमोसोम्स पर जीन है, 1, 4, 5 और 7 पर जीन्स है। मेंडल ने सारे टाइप की मोनोहाइब्रिड क्रॉस करी थी, लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस सारे टाइप की नहीं करी। अगर वो 2-2 के कॉम्बिनेशंस बनाते तो 21 टाइप की डाइहाइब्रिड क्रॉस होती। हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि उन्होंने सारे टाइप की डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं करी? क्योंकि अगर वो सारे टाइप की डाइहाइब्रिड क्रॉस करते तो फिर ऐसा भी कॉम्बिनेशन कैरेक्टर का बनता जिनके जीन्स कहाँ हैं? सेम क्रोमोसोम पे। जैसे एग्जांपल के लिए स्टेम हाइट और पोड शेप लेते हैं तो फिर सेम क्रोमोसोम पे हो जाता। तो फिर वहां पर उनको एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टाइप के रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि हमने जब टर्म्स पढ़ी थी तो हमने सीखा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है जीन्स के बीच में? जब वो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो। सेम टाइप के क्रोमोसोम पे अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो फिर उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। और मेंडल ने लिंकेज की बात करी ही नहीं। तो दो चीजें हो सकती है, मैंने लिखवाया भी था आपको, कि अगर सारे ही टाइप की डाइहाइब्रिड क्रॉस करते तो या तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो रिजल्ट्स उन्होंने दिया था, जो प्रिंसिपल दिया था, उसमें भी कंफ्यूज हो सकते थे, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कवर कर लेते लिंकेज का। ये हमने सब लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। ऐसी क्रॉस जिसमें सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होता है, या सिंगल कैरेक्टर के जो 2 ट्रेड्स होते हैं उनका इनहेरिटेंस कैसा होता है, इसको समझना चाहते हो तो ऐसी क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाइट को लेकर के आपको बताया था। स्टार्टिंग में मेंडल ने जो पेरेंट सिलेक्ट किए थे वो प्योर थे, और प्योर पेरेंट मतलब ट्रेड्स लेंगे। अगर हम हाइट को जैसे स्टडी करते हैं तो एक पेरेंट टॉल लेंगे, एक डॉफ लेंगे, तो दोनों पेरेंट क्या होंगे? अपने कैरेक्टर को लेके प्योर होंगे, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। अच्छा, प्योर कैसे बनाया था उन्होंने? याद आ रहा है आपको? बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। टॉल प्लांट लेंगे, उसके सीड्स की सोइंग करेंगे, फिर जो टॉल और डॉफ दोनों आएंगे, डॉफ को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, टॉल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके सीड्स की सोइंग करेंगे। ऐसा बताया था कुछ कि भूल गए दिवाली में सब? याद है ना? तो बाय कंटिन्यूअस सिलेक्शन एंड सेल्फिंग प्रोसेस से, सेल्फिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस से क्या हुआ? उन्होंने प्योर पेरेंट सिलेक्ट किए। प्योर पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद उनके बीच में क्या किया उन्होंने? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं? ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता है, पिजम सेटाइवम। तो हम जिस भी प्लांट को फीमेल प्लांट बनाना चाहते हैं उसमें इमेस्कुलेशन कर देंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके।
उसके बाद में जब बैग से उसको कवर कर देंगे और जब मैच्योरिटी पे आएगा फ्लावर तो उसको ओपन करके हम जो मेल प्लांट है उसमें से पॉलन ग्रेन लेके आएंगे और डस्टिंग कर देंगे, स्प्रे कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर। अपने आप थोड़े समय बाद क्या होगा, वो जो फर्टिलाइजेशन होगा और उससे फ्रूट बनेगा, पोड बनेगा। पोड में से सीड्स को बाहर निकालना है, उसकी सोइंग करना है, तो सारे प्लांट आपको कैसे देखने को मिलेंगे। एक प्लांट टॉल लिया था, एक प्लांट डॉर्फ लिया था, आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया, एमेस्कुलेशन किया, बैगिंग किया, टैगिंग किया, कौन से दिन किया, ये सब लिखा आपने। अल्टीमेट फ्रूट बना, उनके सीड्स की सोइंग करी, तो आपको सारे प्लांट कैसे देखने को मिले, टॉल। F1 जनरेशन कैसे देखने को मिली, टॉल। फिर अपने आप उस F1 जनरेशन में आपने क्या होने दिया, सेल्फिंग करानी नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाती है। तो फिर उस पे आपको फ्रूट जो मिले उसकी सीड्स की सोइंग करी, तो आपने F2 जनरेशन बनाई सेल्फिंग के थ्रू, तो उसमें आपको टॉल भी प्लांट देखने को मिले और डॉर्फ भी देखने को मिले। हमने इसको जेनेटिक या जीनोटिपिक लेवल पे भी बना के देख लिया था लास्ट क्लास में। जो लास्ट क्लास में आए होंगे उन्हें पूरा याद होगा, ये सब करा के हमने देखा था। हमने कैपिटल टी एक पेरेंट लिया था, एक स्मॉल टी लिया था। फिर क्या किया, इधर से कैपिटल टी गैमेट बने, इधर से स्मॉल टी बने। फिर F1 जनरेशन में कौन सी कंडीशन रिस्टोर हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे प्लांट टॉल बने। ये 12th क्लास में भी बच्चे पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको याद भी होगा, जिन्होंने नई भी क्लास अटेंड करी उनको भी पता चल जाता है। अच्छा, फिर F1 में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब पहले भी बताया था मैंने टर्म्स के थ्रू, सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करेंगे तो सेल्फिंग कहलाता है। अच्छा, क्रॉस कर दिया तो एक बॉक्स बनाया था। नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन से टोटल टाइप के जीनोटाइप्स बनेंगे, पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते हैं, उसके लिए पनेट बॉक्स बनाते हैं। तो उस पनेट बॉक्स में हमें कैपिटल टी देखने को मिला एक बार, दो बार कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार स्मॉल टी मिला था। फिर हमने F2 का काफी एनालिसिस किया था कि चलो बताओ फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, बताओ क्या होगा, 3:1। टॉल और डॉर्फ का रेशो 3:1। जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी इक्वल टू 1:2:1, ऐसा था। फिर बताया था कि जब भी सेल्फिंग करते हैं पेरेंट्स की या किसी की भी सेल्फिंग करे, सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस जब लगती है तो बनने वाली जो जनरेशन होती है आने वाली, उस जनरेशन में कितने टाइप के फिनोटाइप्स होंगे, कितने टाइप के जीनोटाइप्स होंगे, कितने टाइप के जाइगोट्स होंगे, उनके लिए फार्मूले हमारे पास। फार्मूला क्या है टाइप ऑफ फिनोटाइप का, 2n। एन क्या होता है, जिसकी सेल्फिंग करते हैं उसमें कितनी हेट्रोजाइगस पेयर है, याद आया, भूल गए, है ना। तो 2 फिर दो टाइप के इसमें यहां तो देखने को भी मिल गया था कि टॉल और डॉर्फ दो टाइप के फिनोटाइप है। जीनोटाइप कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जाइगोट पूछे तो क्या बताना है हमें, कितने का बड़ा बॉक्स बना है, 4 है। चलो, कितने प्योर प्लांट बने थे, प्योर प्लांट कैपिटल टी को भी प्योर बोलेंगे और स्मॉल टी को भी प्योर बोलेंगे, 2/4। और इम्प्योर प्लांट 2 बने थे 4 में से, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। हमने ये भी देखा था, मैंने इसका एक और एनालिसिस करवाया था आपको, कि आप क्या करें, आपने F1 जनरेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन से बनाई है ना, और उसमें जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें होमोजाइगोसिटी 100% थी, याद आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर होमोजाइगस। तो हम बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगोसिटी 100% थी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन से जब F1 बनाई तो होमोजाइगोसिटी 0 हो गई और हेट्रोजाइगोसिटी 100 हो गई। कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए ना सबके सब। फिर सेल्फिंग करवाई तो क्या हुआ, 50% होमोजाइगस एंड 50% हेट्रोजाइगस, याद है। फिर मैंने बताया था कि आप अगर F3 भी बनाओगे सेल्फिंग से, तो हम बनाते नहीं हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि फिर हाफ हो जाएगी हेट्रोजाइगोसिटी, जब जब भी सेल्फिंग करवाओगे तो हाफ होती चली जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट लिखवाया था
कि क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज हेट्रोजाइगोसिटी एंड सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। आप मुझे बताइए कि रेसेसिव ट्रेट कब आता है, होमोजाइगस में आता है कि हेट्रोजाइगस में आता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन से तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है। सेल्फ पॉलिनेशन को हम इनब्रीडिंग भी बोलते हैं। तो रेसेसिव ट्रेट आने की संभावना किससे ज्यादा है? मतलब सेल्फिंग से। होमोजाइगस में आने की संभावना में तो सेल्फिंग से आ सकता है। तो इनब्रीडिंग करोगे तो क्या आ सकता है? डिप्रेशन भी आ सकता है, कैरेक्टर खराब भी हो सकता है। इसलिए नेचर ने क्या किया, पहले पेरेंट्स से जैसे ही बच्चे बनते थे, बिल्कुल बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल जैसे पेरेंट वैसे उनकी ऑफ स्प्रिंग भी होती थी। तो फिर नेचर चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन होना चाहिए, वो हो नहीं पाता था। तो नेचर ने किसको प्रमोट किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ताकि वेरिएशंस भी आए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन से भी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, रोकना चाहिए ना सेल्फ पॉलिनेशन को। क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो रेसेसिव ट्रेट आने की संभावना है और वो तो खराब कैरेक्टर होता है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है। कुछ कॉन्ट्रावेंसेस, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस वहां पर आप पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे ना, तो वहां पर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो ज्यादा क्या होने चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसको रोकने की भी कोशिश प्लांट करता है। तो यहां तक सब हमने पढ़ा था, हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे मेंडल ने, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ, लिख लीजिए, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन results of monohybrid cross, Mendel proposed 3 postulates based on results of monohybrid cross, comma, Mendel proposed 3 postulates which have been, Mendel proposed 3 postulates, postulate बोले, प्रिंसिपल बोले, कंक्लूजन बोले, एक ही बात है। ठीक है, which have been converted into, Mendel proposed 3 postulates which have been converted into 2 laws of heredity, 2 laws of heredity या इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर मेंडल ने तो 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, लेकिन मैंने क्या लिखवाया? मेंडल बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा कोई पूछे तो क्या करना है? 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, बाद में उनको किस में कन्वर्ट किया गया? 2 लॉ में कन्वर्ट किया गया। फर्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर, फर्स्ट वन पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर। सेकंड जो पोस्टुलेट दिया था उसका नाम है, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं बेटा यहां पर, है ना, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। एंड थर्ड वन इज postulate of segregation. थ्री पोस्टुलेट दिए थे, नाम उनके ये है, पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस एंड पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन।
इन दोनों को मिला दिया है हमने अब। ये कार्ल कोरेंस ने नहीं मिलाया था। कार्ल कोरेंस ने दो लॉ जो बनाई थी वो कौन सी थी, आपको याद है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमने बाद में बनाया है, ठीक है, ताकि आसानी से समझ सके। यूनिट फैक्टर और डोमिनेंस को एक ही लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की बातें किसमें आएगी? लॉ ऑफ डोमिनेंस में आएगी। और ये कार्ल कोरेंस ने नहीं दिया था, ये नहीं दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इनमें क्या लिखा है। आप पहले से ही जानते हो, लेकिन लिख लेते हैं फटाफट। पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर क्या है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस क्या है? इधर देखें, यूनिट फैक्टर में क्या बताया गया था कि हर एक कैरेक्टर जो हमारे अंदर होता है या प्रिज्म सेटेवम में है, इट इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, जिसे उन्होंने क्या बोला था? यूनिट फैक्टर। आजकल उसे जीन बोलता है। और ये फैक्टर जो होते हैं ना, दे आर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। इसमें जैसे हाइट की बात करें, तो इसमें हाइट को लेकर के एक फैक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, उसको लेकर के एक फैक्टर है। मान लो कैसा फैक्टर है? टी वाला। टॉल है इसलिए अपन ने कैपिटल टी बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा एक बार नहीं है, कितनी बार है? दो बार है। तो जितने भी इस प्लांट में कैरेक्टर है, फ्लावर कलर भी होगा, सीड शेप भी होगा, सीड कलर भी होगा, बहुत सारे कैरेक्टर है। हर एक कैरेक्टर का क्या है? फैक्टर है। और फैक्टर कैसे मिलता है? दो बार मिलता है। एक बार नहीं, कितनी बार मिलता है? दो बार मिलता है, ठीक है, ऐसे दो बार। अगर डॉफ प्लांट है तो उसमें भी फैक्टर है, और उसमें भी कैसा मिलेगा? दो बार मिलेगा। ठीक, चलिए, सिंपल है ये तो, समझ में सबको आ जाता है। इधर का लिख लिया।
इधर देखें, जैसे ये प्लांट हमने स्टार्टिंग में लिया टॉल, है ना, और एक प्लांट लिया डॉर्फ, ठीक है। हम स्टार्टिंग में प्योर लेंगे मतलब होमोजाइगस, होमोजाइगस का दूसरा नाम क्या होता है, प्योर, और हेटेरोजाइगस का दूसरा नाम इम्प्योर। टॉल लिया, अगर मेंडल ने टॉल लिया तो कैपिटल टी, कैपिटल टी फैक्टर होगा, हाइट को लेकर के 2 बार होगा, लिख दिया। हाइट को लेके फैक्टर होगा, कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ये कहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। इनसे अगली जनरेशन बनेगी, अगली जनरेशन बनी, यहां से गेमिट आएगा, यहां से गेमिट आएगा, तो अगली जनरेशन कैसी बनी, टॉल। और क्या रहा, इधर से क्या आया, कैपिटल टी, और इधर से क्या आया, स्मॉल टी। हाइट को लेकर के क्या है, फैक्टर है, कितनी बार है, 2 बार है। लेकिन इस बार क्या है, डिसिमिलर फैक्टर्स हैं। सेम होता तो कोई परेशानी नहीं होती भाई, कैपिटल टी टॉल बोल दिया, स्मॉल टी डॉर्फ बोल दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसिमिलर फैक्टर्स हैं। और इन डिसिमिलर यूनिट फैक्टर में कौन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि टॉल आ रहा है। तो बोलेंगे क्या लिखा है यहाँ पर, इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन, वन फैक्टर कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, it is called dominant unit factor, and other factor fail to express itself, it is called recessive unit factor। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, और इसे क्या बोलेंगे, रेसेसिव यूनिट फैक्टर। सिंपल है, सब पहले से ही जानते हैं, लिख लो फटाफट, कि नहीं जानते हो आप। 30 सेकेंड का टाइम और है तुम्हारे पास लिखने का। देखिए बच्चों, आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारे अंदर हर एक कैरेक्टर का फैक्टर तो होगा, और 2 बार तो होगा, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, होगा 2 बार, सेम क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम 2 2 बार है, तो होगा भाई। और अगर डिसिमिलर होगा तो एक एक्सप्रेस करेगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा। कैसे जरूरी है कि जब भी डिसिमिलर हो तो एक एक्सप्रेस करेगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा? वो तो डिपेंड करता है किस बात पर, कि ये जो दूसरा वाला है ये बना कैसे है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि म्यूटेशन से बनते हैं एलील्स, बताया था ना। तो ये दूसरा वाला अगर इसमें ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि ये बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, तो बात सही है कि एक ही एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो दूसरा वाला जो एलील है वो बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है। कैसा है, नॉन फंक्शनल है, एंजाइम बनाता ही नहीं है, और बनाता भी है तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है। केस 2 या केस 3 याद है? तो ये बात सही है कि अगर हमारे पास किसी कैरेक्टर के जीन है, वो 2 बार प्रेजेंट है, उसका एक एलील बिल्कुल ही खराब है, एक ही काम कर रहा है, तो उसकी चलेगी जो काम कर रहा है। तो बात तो ये सही है, लेकिन ये ऑलवेज सही नहीं है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स के एलील ऐसे होते हैं जो म्यूटेशन से तो बनते हैं, लेकिन बनने के बाद वो भी काम कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जरूरी नहीं कि म्यूटेशन के बाद में हर मॉडिफाइड एलील रेसेसिव ही हो। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लेकिन ऐसा लिखा था जनरली क्या होता है कि मॉडिफाइड एलील क्या होता है, रेसेसिव होता है, काम नहीं करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सॉरी, ये जो पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस है,
ये हर बार अप्लीकेबल नहीं है। कार्ल कोरेंस मिराबिलिस जलापा पे भी काम करते थे। किस पे काम करते थे? मिराबिलिस जलापा पे। तो उनमें उन्होंने देखा कि जब क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने एक रेड फ्लावर प्लांट लिया मिराबिलिस जलापा का, है ना, और एक क्या लिया, व्हाइट फ्लावर। वो सोच रहे थे कि मेंडल ने जैसा कहा है वैसा रिजल्ट आएगा। इधर हम मान लेते हैं रेड के लिए यूनिट फैक्टर होंगे 2 बार, ये लिख दिया। ये रिसेसिव ट्रेट है मान लो इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 बार लिख दिया। अगली जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, और क्या बनेगा, रेड बनेगा। ऐसा सोच रहे थे वो। ऐसा ही बनना चाहिए ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए, वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, उसकी चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया, पिंक आ गया। कौन सा कलर आ गया, पिंक आ गया। तो ये जो डोमिनेंस है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस है, ये क्या है, कहीं कहीं पर अप्लीकेबल भी नहीं हो सकता। इन सब चीजों को बाद में पढ़ेंगे हम पोस्ट मेंडलिज्म में। तो 2 चीजें होती है जो जहां ये अप्लीकेबल नहीं होता। इसका एक्सेप्शन भी हम नीचे लिख लेते हैं। कौन कौन सा है बताओ, आपने पढ़ा है? हाँ, एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी क्या होता है इस बाद में पढ़ेंगे। अभी बस यहां लिख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। बताओ क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या यूनिवर्सली अप्लीकेबल है? नहीं, यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उसके एक्सेप्शन भी यहां पर हमें देखने को मिला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बारे में भी लिख दी है कहानी, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, सभी इधर देखो। पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन बोले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोले, पोस्टुलेट ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोले, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोले। ठीक है, एक ही है, एक ही पोस्टुलेट, एक ही लॉ, उसको बना दिया। क्या लिखा है, when
2 डिसिमिलर एलील्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। देखते हैं इधर देखो, ये टॉल प्लांट है, ये टॉल इम्प्योर टॉल प्लांट है। मतलब ये टॉलनेस के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। इसमें कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी है ना, ऐसा है। ये जब छोटा था ना तब मैंने इसको देखा कि इसमें क्या है, तो इसमें क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। 50 दिन बाद देखा तब भी क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी ही था, अलग अलग थे। शुरुआत में भी अलग थे, 1 महीने बाद देखा तब भी अलग अलग ही थे, कैपिटल टी अलग रखा था, स्मॉल टी अलग। 2 महीने बाद देखा तब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, अलग अलग ही है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर इंडिविजुअल में कैरेक्टर का क्या होता है, फैक्टर होता है, फैक्टर पेयर में होते हैं। अगर वो डिसिमिलर है तो वो स्टार्टिंग में अलग है तो बाद में भी क्या रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे, वो कभी भी ब्लेंड नहीं करेंगे। ब्लेंड नहीं करना मतलब मिक्स नहीं होंगे। लिखा हुआ है when two dissimilar alleles are present in an organism, factors never show any blending। हमेशा क्या रहेंगे, वो सेपरेट रहेंगे और ऐसे अलग अलग रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे। और जब गेमिट बनाएगा ये प्लांट, क्या बनाएगा, गेमिट, एट द टाइम ऑफ गेमिट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर सेपरेट रेंडमली, दोनों फैक्टर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे और गेमिट में क्या पहुंचेंगे, एंड गेमिट रिसीव ओनली 1 यूनिट फैक्टर आउट ऑफ 2। मतलब कि जब ये प्लांट गेमिट बनाएगा ना तो गेमिट में ये दोनों क्या हो जाएंगे, गेमिट बनाते वक्त सेपरेट होंगे, कैपिटल टी ऐसे अलग हो जाएगा और स्मॉल टी ऐसे अलग हो जाएगा। और गेमिट में कभी भी दोनों साथ में नहीं पहुंच सकते, या तो गेमिट में कैपिटल टी जाएगा या गेमिट में स्मॉल टी जाएगा। क्या गैमिट को आप कभी इम्प्योर बोल सकते हो? इम्प्योर तो कब बोलते हैं, जब दो अलग अलग टाइप के फैक्टर है। गैमिट में तो या तो कैपिटल टी रहेगा या स्मॉल टी, तो क्या बोलेंगे, सो गैमिट्स आर ऑलवेज प्योर। गैमिट्स प्योर क्यों होते हैं, क्योंकि गैमिट फॉर्मेशन के वक्त पे क्या होता है, इम्प्योर प्लांट भी है तो उनके अंदर जो डिसिमिलर टाइप के फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन। गैमिट्स क्या है, प्योर है। अगर ये सेपरेट नहीं होते, साथ में ही पहुंच जाते गैमिट में, तो क्या गैमिट प्योर हो पाता, नहीं हो पाता। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। आ रही बात समझ में? तो क्या बात समझ में आई हमें, कि हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे अंदर यूनिट फैक्टर है, यूनिट फैक्टर है। वो कैसा प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। डिसिमिलर होते हैं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। जो एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं करता उसे रेसेसिव। डिसिमिलर यूनिट फैक्टर हुए अगर आपके पास, तो क्या कभी वो ब्लेंड होंगे, नहीं होंगे। जब गैमिट बनाएंगे तो वो रैंडमली सेपरेट होंगे और गैमिट में कोई एक ही पहुंचेगा। आ रही बात समझ में? ऐसा ऑलवेज होता है। इसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने ये बनाया इस तरीके से, ये जैसे बनाया, ये क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है तो ऐसे ही होगा ना, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, ऐसे होगा ना। जब मैं आपको टर्म्स पढ़ा रहा था, लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, ऐसे टर्म्स पढ़ी थी, उस वक्त भी बताया था ऐसा। गेमिट बनाना होगा तो ये G1, G2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ऐसा मियोसिस 1, मियोसिस 2 में जाएगी। एनाफेज 1 में क्या होगा, ऐसे सेपरेशन होगा, तो गैमेट में क्या पहुंचेगा, इस पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम जाएगा। जैसे मान लो ये कैपिटल टी गया, इधर क्या आया, स्मॉल टी। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं ना। सेग्रीगेशन या क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। नॉर्मल होता है तो डिसजंक्शन बोलते हैं। तो ये तो हुआ, लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नॉन डिसजंक्शन भी हो जाए। नॉन डिसजंक्शन में क्या हो, इससे पता चला कि गैमेट बने, तो कैसे बने, गैमेट में दोनों क्रोमोसोम चले गए, ऐसा हो सकता है ना, और एक गैमेट में कुछ भी नहीं गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं है? तो ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है,
ये क्या ऑलवेज अप्लीकेबल होता है? नहीं है, ऑलवेज अप्लीकेबल ये भी नहीं है, क्योंकि गेमिड बनाते वक्त कभी गलती हो गई तो फिर सेपरेशन प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर हो गया तो बढ़िया है, अप्लीकेबल है, लेकिन नॉन डिजंक्शन हो गया तो ये अप्लीकेबल नहीं है। तो इस ये लेकिन बहुत कम होता है, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। तो कोई जब आपसे पूछता है ना कि कौन सी लॉ यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, तो आपको क्या जवाब देना है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों जवाब देना है? इसका एक्सेप्शन भी है, जब क्या हो जाए, नॉन डिजंक्शन हो जाए, क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से सेपरेट ना हो, तो इसका एक्सेप्शन भी है। लेकिन जब भी आपको आंसर करना है तो क्या आंसर करना है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बहुत ही रेयरली एक्सेप्शन क्या आ सकता है? नॉन डिजंक्शन। ठीक है, क्लियर? लिख लो। सुपर मेल बनता है ना, वो एक्सेप्शन हो सकता है। प्रोसेस भी क्योंकि जब नॉन डिजंक्शन होगा तो बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं। किस टाइप का नॉन डिजंक्शन हो रहा है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पता नहीं कौन कौन सिंड्रोम होते हैं। आपको तो पढ़ाया भी होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। वो सब इसी कारण से होते हैं, नॉन डिजंक्शन के कारण से। नहीं, फिर भी ये बहुत ही रेयरली होता है। आपने देखा भी होगा, सर ने अगर फ्रीक्वेंसी बताई होगी कि डाउन सिंड्रोम कितने कम लोगों को है, तो बहुत रेयर होता है ना, इसलिए इसको अपन एक्सेप्शन मानते हैं। लेकिन जब भी कोई पूछता है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल कौन है, तो इसको आंसर करते हैं, सेग्रीगेशन को। प्लांट के अंदर भी बहुत सारी डिजीज होती है। हाँ, नॉन डिजंक्शन को लेकर होते हैं। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है, वो एन्यूप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है, नलीसोमियोनिस पढ़ेंगे अपन म्यूटेशन के अंदर। ऐसा लिखते हैं इसको, रेयर एक्सेप्शन, नॉन डिजंक्शन। एक पॉइंट और लिख देता है, यूनिवर्सली अप्लीकेबल। लिखा रहेगा तो बार बार रिवाइज करा जाएगा, और रिवाइज करा जाएगा तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन सही जाएगा विदाउट डाउट। ठीक है, दिवाली के बाद पढ़ने में मजा आ रहा है? क्या आलस आ रहा है? सोच रहे हो कब 1 बजेगा? कुछ बच्चे तो आते ही ये सोच वेट करते रहते हैं कि कब खत्म होगा क्लास, है ना? क्या करें, मन ऐसा ही करता है। मन कभी भी अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित नहीं करता। जहां एनर्जी लगती है वहां पर नहीं, मन नहीं करता। साइंटिफिक रीजन भी है इसका। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें डेल्जी नेगेटिव होता है ना, वो तो अपने आप हो जाती है। लेकिन जिसमें लगती है उनको कराना पड़ता है ना? चलिए देखें इधर, ये लिख लिया आपने? मैं आपसे अगर आप पूछू, क्वेश्चन है कि इन F2 जनरेशन 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन ड्यू टू, 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन ड्यू टू लॉ ऑफ postulate of unit factor, postulate of dominance,
आप बताएं किसकी वजह से ऐसा हुआ। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, कैपिटल टी शॉर्ट में लिख रहे हैं समझने के लिए। एक क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। अगली जनरेशन हमने F1 बनाई थी, कैसे बनाई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे बनाई थी। इसमें सेल्फिंग करना मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा किया था। इसने दो टाइप के गेमेट बनेंगे। कैसे गेमेट बनेंगे बताओ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें दो टाइप के गेमेट बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। F2 का बॉक्स इस तरह तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। कैपिटल टी भी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आएगा। इसे क्या बोलेंगे, टॉल। इसे क्या बोलेंगे, टॉल, टॉल एंड डॉर्फ। ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि ये डॉर्फ क्यों आया, इस 3:1 में ये 1 क्यों आया, ये टॉल और डॉर्फ का रेशो 3:1 है, ये 1 क्यों आया, मैं आपसे पूछता हूं। बिकॉज ऑफ डोमिनेंस, और बिकॉज ऑफ यूनिट फैक्टर, और बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन की वजह से आया। क्यों सेग्रीगेशन की वजह से क्यों आया, क्योंकि इस प्लांट में कैपिटल टी और स्मॉल टी था। अगर स्मॉल टी अलग नहीं होता कैपिटल टी से, इधर भी स्मॉल टी अगर अलग नहीं होता कैपिटल टी से, तो कभी स्मॉल टी कंडीशन आती क्या, कभी आती है नहीं। इसलिए अगर ऐसा पूछा जाए कि इन F2 जनरेशन डॉर्फ प्लांट ऑब्टेन ड्यू टू, डॉर्फ ऑब्टेन ड्यू टू ऐसा पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे आप, सिर्फ लिखोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसकी वजह से आया ऐसा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से ही आया ऐसा। इसमें डोमिनेंस का कोई रोल नहीं है डॉर्फ प्लांट आने के लिए। फिर से बता दें, इस प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये ब्लेंड नहीं हो रहे हैं ना आपस में, यही तो कहा गया है सेग्रीगेशन में। यही तो सेग्रीगेशन में कहा गया है कि दोनों सेपरेट हो जाते हैं। स्मॉल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ, वापस आ गया डॉर्फ। F1 में डॉर्फ नहीं था, पेरेंट में डॉर्फ था क्या, F1 में डॉर्फ गायब हो गया था ना। लेकिन हर एक प्लांट में डॉर्फ वाला एलील तो था ना, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। F2 में वापस क्यों एक्सप्रेस होने लग गया, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वापस सेपरेट हो गया, वो कोई ब्लेंड हो जाता तो कोई दिक्कत हो जाती, फिर डॉर्फ आता ही नहीं कभी। इसलिए F2 में डॉर्फ वापस इसलिए आया बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन 3:1 में ये जो 1 आया डॉर्फ का, ये तो सेग्रीगेशन की वजह से आया। लेकिन ये 3 किसकी वजह से आया, 3 टॉल क्यों आए। देखो ये टॉल तो समझ में आता है, लेकिन ये टॉल किसकी वजह से आया है, डोमिनेंस की वजह से। कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के ऊपर फुली डोमिनेंट नहीं होता तो फिर टॉल आता ही नहीं। तो ये जो 3 टॉल आए हैं, हम 3 टॉल बोल रहे हैं, ये किसकी वजह से आए हैं, डोमिनेंट। तो आपसे कोई पूछे कि इन F2 जनरेशन 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू, तो फर्स्ट हम लिखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों दोनों करेक्ट है। नॉन डिजंक्शन किसे बोलते हैं, जब क्रोमोसोम का सेपरेशन ना हो, प्रॉपर सेपरेशन ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी है, गैमेट में या तो कैपिटल टी जाना चाहिए या स्मॉल टी जाना चाहिए। लेकिन अगर सेग्रीगेशन क्रोमोसोम का प्रॉपर नहीं होगा मियोसिस के टाइम पर, तो फिर प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगा तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। दोनों लॉ कैसे रिस्पॉन्सिबल है 3:1 लाने के लिए। 1 आया है सेग्रीगेशन की वजह से, क्योंकि डॉर्फ सेग्रीगेशन की वजह से ही आते हैं। कहां ब्लर आ रहा है, कुछ तो ब्लर नहीं आ रहा है।
लिख लिया आप लोगों ने? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप, है ना? इतना अपन ने अभी तक पढ़ लिया, काफी सारा पढ़ लिया है, 3-4 क्लास हो गई, काफी लंबा पढ़ने वाले हैं अपन लोग। ये चैप्टर बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो बिल्कुल पढ़ते रहिए आराम से, जितना अच्छे से आपको ये समझ में आएगा उतना आगे की चीजें समझ में आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Three is obtained due to dominance only, and one is due to segregation. One means dwarf, and three means tall. लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा हो तो भी बोल देना, ठीक है? आधा अधूरा लेके जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट तभी आता है जब वो लिखते गलत है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक से लिख लिया तो आपको भले यहाँ समझ में आ जाएगा, घर पे जाओगे फिर समझ में नहीं आएगा क्या लिख लिया ये, फिर डाउट काउंटर पे जाना होगे, भटकोगे, टाइम खराब होगा। इसलिए लिखना ठीक तरीके। Which one of the following क्वेश्चंस करेंगे, 8-9 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? Which one of the following, which one of the following को कैसे लिखोगे? W.O.F, ठीक है? Which one of the following cannot be explained by, cannot be explained by law of dominance? Option number 1, factors never show blending. Option 2, first one is factors never show blending. Option 2, character is controlled by factor. Factors occurs in the form of pair. First one was factors never show blending. Second क्या था? Character is controlled by factors. And third one, factors occurs in the form of pair. Fourth, out of two, one is dominant and another one is recessive. कौन सा सही है? एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है? देखो, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कौन कौन सी चीजें कंसिडर करेंगे? पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर की चीज भी कंसिडर करेंगे एंड पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की भी कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन को पढ़ोगे तो ये तो पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर में कह दिया गया है, एंड थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को पढ़ोगे तो ये अब पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस में कहा है, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है? और जो फर्स्ट वाला है नेवर शो ब्लेंडिंग, ये तो पॉइंट लिखा ही है हमने, सेग्रीगेशन में लिखा है ये पॉइंट। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If tall plant is crossed by, if tall plant is crossed by dwarf plant, ऐसा लिखो। If impure tall plant is crossed by, ऐसा लिखो। If impure
tall plant is crossed by dwarf plant? लिख लिया? 200 offsprings are obtained. 200 offsprings are obtained. How many of them are tall and dwarf? आया? अच्छा, कैसा आया आपका? 100 टॉल एंड 100 डॉर्फ. वेरी गुड. अगर मैं पूछता कि प्योर टॉल कितने आए, देखो कैसे करेंगे. देखो भाई, पूछा है कि इम्प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ डॉर्फ प्लांट, ऐसा पूछा है. तो हमें क्या कर देना है, इसके गैमेट बनाना है. कैपिटल टी स्मॉल टी. गैमेट तो पहले ही सिखा चुके हैं. इधर क्या आएगा? स्मॉल टी. ऑफ स्प्रिंग देखना है अगली जनरेशन में, तो उसके लिए बॉक्स बनाना पड़ता है. पनेट स्क्वायर, पनेट बॉक्स. यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और हर दो में से एक टॉल रहेगा, एक डॉर्फ रहेगा. अब उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि इम्प्योर टॉल की टॉल, सिर्फ बोला टॉल और डॉर्फ क्या रहेगा. तो भाई दो में से एक अगर टॉल रहेगा तो 200 में से 100 टॉल, 100 डॉर्फ. ऐसा. ऐसा लिख लो. बायोलॉजी तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है. लेकिन स्कोरिंग में तभी इसको मानता हूं जब बच्चों के 300 प्लस मार्क्स आए. आपको बायोलॉजी में 300 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, है ना, तब आपका बायोलॉजी अच्छा है. अगर 300 से कम आ रहा है ना, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है. ये ध्यान रखना. What would be what would be genotype of parental garden pea plant? What would be what नहीं, would be parental क्या लिखा है? What would be genotype of parental garden pea plant? If they produce 44 tall plant and 15 dwarf plant. ये ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये भी देख लो. देखो प्रैक्टिकल में एग्जैक्ट डेटा नहीं आता. वेरी गुड, वेरी गुड. भाई पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप होगा? अगर बच्चों में क्या आ रहा है, 44 टॉल आ रहे हैं एंड 15 डॉर्फ आ रहे हैं. रेशो क्या आ रहा है? 3:1. भाई अप्रोक्स आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि 45 होना चाहिए सर. वहां पर अप्रोक्स आएगा प्रैक्टिकल में. 3:1 रेशो आ रहा है, मतलब कौन से इसकी क्रॉस करेंगे
तो इसमें तो मुझे लगता है कि सारे के सारे मैं तो एक बार में कर सकते हैं, ऐसे बार बार भी बॉक्स बनाने की। इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी में स्मॉल टी क्या आएंगे, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें तो 3:1 का रेशो आ नहीं रहा, सारे टॉल बनेंगे। इसमें देखें क्या आएगा, इसमें दो टाइप के गैमेट है, इसमें एक ही टाइप का, टॉल एंड डॉर्फ इक्वल बनेंगे। बनाते आएगा तुमको, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं ना, बॉक्स बना लेना आपने। इसमें सारे टॉल आएंगे, सारे टॉल आएंगे ना, इसमें सारे टॉल आएंगे, देख के पता चल जाना चाहिए। अब इसमें देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल, ये तो कराई था क्वेश्चन, 3:1 का रेशो इसी में तो आएगा, और वो आ भी रहा है। अगर बोलते ऐसे कि 98 टॉल प्लांट बने, 95 डॉर्फ प्लांट बने, what would be genotype of parental garden tea plant if they produce 98 dwarf plant and 95 tall plant? हाँ तो इक्वल 1:1 आया ना, इक्वल, तो फिर क्या आ जाता है, ये आया। इस टाइप के क्वेश्चंस आना चाहिए सबको। इफ वायलेट फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड, if violet flowered plant, if violet flowered plant is crossed with white flowered plant, if violet flowered plant is crossed with white flowered plant, if violet flowered plant is crossed with white flowered plant in F2 generation, in F2 generation 1000 plants are obtained, 1000 plants are obtained. How many of them टाइम हो गया क्या, कब टाइम होगा, 11:30 कब होगा, 25 को होगा, 40 को, हाँ। हाउ मेनी ऑफ देम आर प्योर प्लांट्स, फर्स्ट है, फर्स्ट लिखो, हाउ मेनी ऑफ देम आर फर्स्ट प्योर प्लांट्स, सेकेंड violet flowered plant, and third white flowered plant. First one pure plant, second violet flowered plant, and third white flowered plant. F2 जनरेशन में पूछा है, ध्यान से बनाना है, वायलेट और व्हाइट वही है, टॉल एंड डॉर्फ टाइप का। चलो देखते हैं ना कैसा क्वेश्चन करते हैं। आप अप्रोच को देखना, ठीक है, नहीं आ रहा है तो अप्रोच को देख लेना, फिर उसको घर पे जाकर ट्राई करना। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे पहले लाइन क्या लिखा है, इफ वायलेट फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट, तो मैंने लिख दिया है वायलेट लिखा है इस तरीके से, यहाँ लिखा व्हाइट लिख दिया। ये डोमिनेंट है, ये आपको याद है ना, तो इसको अपन ऐसे कैपिटल डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको ऐसे स्मॉल डब्ल्यू से लिख देंगे। अब F1 थोड़ी ना पूछा है, उसमें लिखा है F2 जनरेशन, तो पहले तो F1 बनाओ इसकी। F1 जनरेशन ऐसे आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ऐसे वर्ल्ड बनेगा। अच्छा F2 कैसे बनाएंगे, इसी की सेल्फिंग सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कर दो, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ऐसे वायलेट वायलेट के बीच में क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसे क्या बनेगा, इसके गैमेट बनाते हैं पहले तो, ऐसे इसके भी बनाते हैं। अच्छा वर्टिकली किसके गैमेट लिखते हैं, फीमेल के, याद है, और हॉरिजॉन्टली मेल के, यूजुअली ऐसा होता है।
ये लिख दिया। लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या है, इसे आता है तो समझ में आ जाता है। ये क्या बनेगा? ये ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है 1000 प्लांट्स है, पूछा है प्योर प्लांट। अब इसमें हर 4 प्लांट में से 2 प्योर है, ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। तो प्योर प्लांट फर्स्ट ऑप्शन लिखा हूं मैं। प्योर प्लांट कितने हैं? आउट ऑफ 4 2 आर प्योर। तो 1000 में से कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, कितने आ जाएंगे? 500। ऐसा। फिर सेकंड क्या पूछा है? वायलेट पूछा है। ऐसा तो नहीं पूछा है कि इम्प्योर वायलेट कि प्योर वायलेट, ऐसा पूछता तो फिर आंसर कुछ अलग जाता। पूछा वायलेट, तो वायलेट तो आउट ऑफ 4 3 है, तो 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 कितना होगा? हाँ 750। ठीक है। और व्हाइट फ्लावर को कर दो, कितना है? ऐसा 250। ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, कितना सिंपल है ना? ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, कोई भी कैरेक्टर का पूछ ले, आपको आ जाना चाहिए। लिख लो इसको आराम से। ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं। अब एक ह्यूमन पे लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है। ऋषभ, परमिता, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिख लिया सबने? जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? आराम आराम से ही हो रहा है काम। इन अ ह्यूमन, brown eye color is dominant over blue eye color. In a human, brown eye color is dominant over blue eye color. ऐसा आपको बता दिया गया है पहले कि ह्यूमन में क्या है? ब्राउन आई इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई है। व्हाट वुड बी, व्हाट वुड बी जीनोटाइप ऑफ brown eyed parents? What would be genotype of brown eyed parents having blue eyed child? Having blue eyed child. What would be genotype of brown eyed parents having blue eyed child? सेम कॉन्सेप्ट को हम ह्यूमन पे ले आके अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। बोथ आर, बोथ मस्ट बी हेटेरोजाइगस फॉर देयर कैरेक्टर। ऐसा होना चाहिए। देखो कैसे, वैसे ऑप्शन भी दिए रहेंगे वहां पर, ऐसे ही ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे मैंने दिया था ना, जैसे ऐसे दे देता हूँ कैपिटल बी कैपिटल बी, ये ऑप्शन लिख लो ताकि अपन उसको आसानी से। ऐसे कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। थर्ड क्यों रहेगा? ये क्यों नहीं रहेगा? इसमें भी तो दोनों की ब्राउन आई है। अच्छा, ये ब्राउन आई क्यों बोल रहे हैं इनकी ब्राउन है? क्योंकि वो डोमिनेंट है ना, इसलिए कैपिटल बी स्मॉल बी में भी ब्राउन आएगा और कैपिटल बी में भी ब्राउन आएगा। ब्लू कब आएगा? सिर्फ स्मॉल बी में। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है, ये भी नीचे क्या दे सकता है? ब्राउन आई आएगा। नीचे क्या आएगा? ब्राउन आएगा। लिख लेते हैं इसके।
सभी लिख लेते हैं, सभी टाइप के बच्चों को समझ में आ जाएगा। इसमें तो सारे बच्चे ऐसे बनेंगे। वहां तो पूछा है कि पेरेंट का जीनोटाइप बताओ जिनका बच्चा क्या हो, ब्लू आइड हो। इसमें तो ब्लू आइड बन ही नहीं रहा है। ठीक है, ये तो पूछा नहीं। इसमें क्या बन सकता है, नहीं। इसमें भी बच्चों के जीनोटाइप ऐसे बनेंगे, ऐसे या ऐसे, ऐसे बनेंगे ना। मैं इसे फास्ट लिखता हूँ, समझ में आ जाता है आपको। इधर से कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। चलिए इधर देखो, बताओ इधर क्या करेंगे इसको। इसमें कैपिटल बी भी बच्चे बन सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी भी आ सकते हैं दो बार, और एक स्मॉल। इसमें ब्लू आइड आ सकता है एक बार। ऐसे जब जीनोटाइप रहेंगे तो ब्लू आई आएगा, और वही पूछा है। ऐसा रहेगा तो इसमें आएगा, ब्लू आई आएगा। लेकिन पेरेंट्स कैसे हैं, ब्लू आइड है। वहां तो क्वेश्चन में दिया है ब्राउन आइड पेरेंट्स। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए इसको आप। कौन सा क्वेश्चन नंबर अब है नेक्स्ट। कितना आया। देखो, ब्राउन आई इज डोमिनेंट और ब्लू आई, इसे तो पहले से ही जानते हैं। और ब्राउन आइड मेल हैज ब्लू आइड मदर, ये हिंट मिल रही है क्वेश्चन में आपको एक। ठीक है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ब्राउन आइड मेल है, तो ब्राउन आइड मेल हमने, हाँ आपने ऐसा लिखा ब्राउन आइड मेल, ठीक है। ये मेल इस तरीके से लिख देता है। ठीक है, अब हमारे पास तो यहाँ पर दो जीनोटाइप हो सकते हैं, सोचेंगे तो। देखो अप्रोच को समझना, ठीक है, क्योंकि बाद में और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर दो हो सकते हैं, कैपिटल बी भी हो सकता है, और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर ने आपको बोला कि इसकी मदर कैसी है, ब्लू आइड है, मतलब इसकी मदर है ब्लू आइड, मतलब स्मॉल बी। ठीक है, तो फादर में से एक आता है एलील और एक मदर में से आता है। अब मदर में तो दोनों स्मॉल बी है, तो एक स्मॉल बी तो इसमें होगा ही ना। मतलब इसमें कौन सा जीनोटाइप नहीं हो सकता है, कैपिटल बी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मदर क्या है, ब्लू आइड है। एक स्मॉल बी तो पक्का होगा ही होगा इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जीनोटाइप नहीं हो सकता। ये पता चल गया हमें कि इसके दो हो सकते थे इनिशियली, लेकिन मदर के बारे में जैसे ही बोला हमें समझ में आ गया कि यही जीनोटाइप है, ये नहीं हो सकता। बस इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दिस मेल मैरी विथ ब्लू आइड फीमेल, फीमेल है ब्लू आइड, और ब्लू आइड का तो एक ही जीनोटाइप होता है, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब जीनोटाइप पता चल गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब तो क्या करना है, इधर से कैपिटल बी स्मॉल बी दो टाइप के गैमीट, इधर से स्मॉल बी, बच्चे बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी।
50% कैसे बनेंगे? प्रोबेबिलिटी पूछिए तो 1/2 ब्राउन आइड एंड 1/2 ब्लू आइड, है कि नहीं? सिंपल, ऐसे लिख लो आप। लिख लिया? दिवाली के बाद काफी फास्ट हो गए हो, क्या बात? हम्म। टाइम हो गया क्या? अभी 10 मिनट बाकी है। सोच रहे होंगे कि हमारे से ज्यादा जल्दी तो सर को है। हाँ, एल्बिनिज्म इज एन, क्वेश्चन लिखो। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, ALBINISM, एल्बिनिज्म सुना होगा पहले भी नाम आपने, इज एन autosomal recessive disease. Albinism is an autosomal recessive disease. If first child of normal parent is albinic, if first child of normal parent is albinic, find out probability of second child to be albinic again. अगेन को रहने दो, टू बी एल्बिनिक। वेरी गुड। सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, एक ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन है सब, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एल्बिनिज्म क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। तो पहले तो बच्चों आप ये समझो ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या होता है। भाई ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज जब भी दी हो ना, तो आपको समझ जाना है कि ये डिजीज रेसेसिव कंडीशन में होती है और इसका जीन ऑटोसोम पर है। और जीन ऑटोसोम पे तो दो दो बार होता है, एक सुरवाई की बात ही नहीं होगी इसमें। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा? नॉर्मल। इस कंडीशन में क्या रहेगा? नॉर्मल, इसको भी बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ही क्या रहेगी? डिजीज रहेगी, अफेक्टेड रहेगा ऐसी कंडीशन में। अब क्या पूछा है कि फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट इज एल्बिनिक। तो नॉर्मल पेरेंट, ये लिया मैंने मेल, ये लिया फीमेल। क्या हो सकता है? कैपिटल ए हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा हो सकता है ना नॉर्मल पेरेंट। इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्या कहा गया है कि चाइल्ड एल्बिनिक है फर्स्ट। तो हम देखेंगे फर्स्ट अगर एल्बिनिक है तो ऐसा होगा चाइल्ड में। तो एक स्मॉल ए कहां से आया होगा? इधर से। एक कहां से आता है? मदर से, और एक कहां से आता है? फादर से। अरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे है ना, दोनों के दोनों। एक आता है मदर से, एक आता है फादर से। तो बोलेंगे फादर से आया मदर से आया, मतलब ये ऐसा हो सकता है कभी क्या इसका जीनोटाइप? नहीं। इस पेरेंट का क्या ऐसा जीनोटाइप हो सकता है? नहीं। पेरेंट का जीनोटाइप यही है, ऐसा होगा तभी ये आ सकता है। अब ये जीनोटाइप है तो सेकेंड टाइम पे जब बर्थ होगा तो जीनोटाइप थोड़ी ना बदलेगा।
पेरेंट का जीनोटाइप तो यही रहेगा ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, जीवन भर वैसा का वैसा ही जीनोटाइप रहता है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो सेकेंड चाइल्ड के टाइम पर भी क्रॉस लगेगी, तो क्या रहेगा चांस, वही का वही सिंपल इस तरीके से 1/4, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। सेकेंड फर्स्ट के टाइम पर भी यही था चांस 1/4, और सेकेंड के चांस सेकेंड टाइम पे भी चांस क्या रहेगा 1/4। मैंने बताया भी था आपको पनेट स्क्वायर जब पढ़ाया था, तो बहुत बार बच्चे क्या समझते हैं कि सर इसमें ये चांस है ना, पहला बच्चा हो गया 1/4, तो फिर दूसरा तो नॉर्मल होगा ना 3 में से। ऐसा नहीं होता, पहले के टाइम पे अगर 1/4 चांस था, तो सेकेंड टाइम पे भी तो जीनोटाइप पेरेंट के वही रहेंगे, वैसे के वैसे ही गैमेट बनेंगे, तो सेकेंड के टाइम पे भी 1/4 ही चांस रहेगा। क्लियर हुआ सबको? अच्छे से लिख लो इसको। सभी ने लिख लिया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। लिखो सेकंड क्वेश्चन, एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। A normal male has affected father. A normal male has affected father and marry with female and marry with female whose father is also affected and marry with female whose father is also affected but mother is homozygous normal, but mother is homozygous normal, marry with female whose father is also affected but mother is homozygous normal. Find out probability of children to be affected. क्वेश्चन देखो कैसा घुमा फिरा के आया बस, लेकिन वही का लैंग्वेज रहती है, बस उसी को समझना है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू बी अफेक्टेड। क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो। कंडीशन तो यही है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में? मेल है, अफेक्टेड है क्या मेल? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है मेल, तो मैं ये भी बना सकता हूं और ये भी, दोनों जीनोटाइप बना सकते हैं। वेरी गुड, ये दोनों बना लिए। लेकिन कुछ अब दो में से कंफ्यूजन को हटाने के लिए कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। क्या दिया है? फादर अफेक्टेड है। और फादर अफेक्टेड कब हो सकता है? जब स्मॉल में हो। ठीक है, ये आया। अब ये वाला जीनोटाइप कभी हो नहीं सकता। मदर के बारे में कुछ नहीं दिया, उनसे तो लेना देना ही नहीं आता। यहां से एक स्मॉल ए तो आएगा ही आएगा, तो बोलेंगे एक स्मॉल ए आएगा तो फिर ये जीनोटाइप नहीं हो सकता, तो मेल का तो जीनोटाइप पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फीमेल। फीमेल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ना तो नॉर्मल बोला ना अफेक्टेड बोला गया। बस ये बताया गया है कि फादर जो है,
फादर क्या है, अफेक्टेड है। अफेक्टेड कब होंगे, स्मॉल है स्मॉल है, ठीक है। और मदर के बारे में क्या कहा गया है कि जो मदर है, मदर होमोजेगस नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, लेकिन एग्जामिनर ने क्लियर कर दिया है आपको कि वो क्या है, ऐसी नहीं है, होमोजाइगस नॉर्मल है, ठीक है। अब इधर से क्या आएगा, स्मॉल है, इधर से क्या आएगा, कैपिटल है, तो इसका भी जीनोटाइप पता चल गया। बस अब तो आसान है। अब इसके जीनोटाइप्स ऐसे गैमेट्स बना दीजिए, इसके गैमेट्स बना दीजिए। हाँ, अफेक्टेड क्या रहेगा, ये रहेगा। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, अफेक्टेड पूछ सकते हैं, नॉर्मल पूछ सकते हैं, किसकी क्या, ये बस आ जाएगा बनाते हुए, को आ जाएगा। लिख लिया, चलो लिखो अब। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन घर से करके लेके आना, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज एन, याद है किसी को, कैसे डिजीज होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अ अफेक्टेड मेल, एन अफेक्टेड मेल, एन अफेक्टेड मेल हैज नॉर्मल फादर and marry with normal female and marry with normal female, find out probability of children to be normal। इसमें उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैसे डिजीज है, डोमिनेंट डिजीज है। डोमिनेंट डिजीज है तो क्या करना है हमें, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, यहां लिख देना है ऐसे। यहां पर क्या आएगा, अफेक्टेड, यहां पर भी क्या रहेगा, अफेक्टेड, डोमिनेंट कंडीशन में अफेक्टेड रहेगा ना, अफेक्टेड। यहां क्या रहेगा, नॉर्मल, ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अफेक्टेड मेल दिया हुआ है, तो ये मेल लिखा। अफेक्टेड मेल कैपिटल ए में भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए में भी आ सकता है, लेकिन फादर क्या है, नॉर्मल है। फादर नॉर्मल है मतलब ये रहेगा नॉर्मल, इस बार, है ना, उल्टा करके दिया हुआ है। इधर से स्मॉल है तो आएगा ही आएगा एक, ये नहीं हो सकता। फीमेल कैसी है बताइए, नॉर्मल है, कैसा रहेगा जीनोटाइप, स्मॉल है स्मॉल है, ठीक है। अब तो करना आसान हो गया, इस तरीके से। नॉर्मल पूछा है तो 50%, अफेक्टेड भी 50%, नॉर्मल भी 50%, ये कैसे आएंगे, अफेक्टेड, यहाँ उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये कैसे रहेंगे, नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि डिजीज कैसी है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये क्वेश्चंस कर लिए हमने।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कल पढ़ेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट है, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के आना आपने अच्छे से। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। क्या अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है क्या? फादर क्या कर रहे हो? ये बैठ जाओ बैठ जाओ। ये तो सर ने अभी ऑफ नहीं किया क्या? ये ऑन कर रखा है क्लास का। लॉग आउट नहीं किया क्या? एंड नहीं हुई क्लास।